सभी महान आत्माओं का स्वागत व अभिनंदन। ईश्वर के ही विभिन्न स्वरूप और इस हर कण कण में जो कॉन्शसनेस उपलब्ध है, जो चेतन उपलब्ध है, जगत चेतन जो आपके अंदर है, उनको नमन। आज बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे अमर शहीद श्री भगत सिंह जी के बारे में एक और महान हस्ती वागीश शर्मा जी, नाम ही है वागीश, नाम से ही शर्मा जी ब्राह्मण देवता, उनके बारे में काफी कुछ बताएंगे। वैसे ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी एक बहुत सफल सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और अपने पिताजी के महान गुणों को इन्होंने बड़ी पूरी तरीके से स्वीकारा है। एक बहुत अच्छे वक्ता है, कलाओं के भी बड़े शौकीन हैं, बोलने में बड़े निपुण, और इनका जो भाषा पे बहुत कंट्रोल है। एक बड़ी अच्छी शख्सियत, देश प्रेमी, साथ ही साथ तमाम समाज के तमाम कार्यों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। साथ ही साथ इनका विशेष प्रेम देशभक्तों के साथ रहा, इसीलिए हमारे गुरुदेव श्री ने इनको ये काम दिया। एक और भी बात है, ये अध्यात्म की तरह इनकी काफी रुचि रहती है, काफी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तमाम कलाओं के कार्यक्रम में आप इन्हें पाएंगे। तो आज जो हमारे अमर शहीद भगत सिंह जी, जिनकी वजह से हम आप इस तरह के प्रोग्राम भी कर पा रहे हैं, क्योंकि उस स्वतंत्रता में उनका बहुत बड़ा योगदान था। अब अमर शहीद भगत सिंह जी, इनके बारे में हर बच्चा जानता है, फिर भी कुछ बातें हैं जो शायद लोगों को ना पता हो। 1907 में पैदा हुए और चूंकि पढ़ने में बहुत तेज थे, बड़े कुशाग्र बुद्धि थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया। पढ़ाई के साथ साथ इनकी रुचि ये किताबें पढ़ने में रहती थी, बड़े फोकस थे। कुछ विशेष तरह की किताबें पढ़ते थे, कैसे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कैसे हो, उसके बारे में वो पढ़ा करते थे। और अपने उस स्टूडेंट लाइफ में इन्होंने 500 से ज्यादा किताबें पढ़ी। आप समझ सकते हैं उस जमाने में किताबें भी मिलनी इतनी आसान नहीं थी। इतनी सारी किताबें जो अपने करिकुलम के अलावा इन्होंने पढ़ी। और साथ ही साथ इन्हीं के, जब ये छोटे थे तो जालियांवाला बाग केस हुआ था, और ये पैदल जालियांवाला बाग गए थे देखने, और वहां की जो इन्होंने खून की नदी जो वहां बही, वहां जो इन्होंने विभत्स चीजें देखी, उसी दिन इन्होंने संकल्प लिया कि वो भारत को आजाद कराएंगे। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज शहीद भगत सिंह जी के याद में हमारे जो ओजस्वी वक्ता हैं श्री वागीश जी, वो आज बताएंगे शहीद भगत सिंह जी के बारे में, और जिस प्रकार से उन्होंने हम लोगों को, अभी जैसे सेठ जी ने कहा, स्वतंत्रता दिलाई है, और हम लोग उनको शत शत नमन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वागीश जी से कहूंगा कि वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। गुरुदेव को नमन। सर प्रणाम। मेरा सभी को प्रणाम। और इस कार्यक्रम की जो श्रृंखला चल रही है, इसमें हमने आध्यात्मिक, वैचारिक, मेडिकल लाइंस और हर तरह के ग्रुपों के लोगों को, हर तरह के सत्संग के, हर तरह के व्यक्तियों को हम अब तक सुनते आए हैं। और जैसा कि अरविंद भाई साहब जी ने और दिग्विजय जी ने कहा है, इसी में आप सभी लोगों के अनुरोध पर एक ये प्रयास किया गया कि क्यों ना स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी हम लोगों को एक श्रृंखला में लिया जाए। मेरा सौभाग्य है कि इस श्रृंखला की पहली कड़ी लेकर मुझे आप लोगों ने अवसर दिया है।
सर्वप्रथम मैं परमाराध्य गुरुदेव की को याद करते हुए गायत्री मंत्र का से अपना कार्यक्रम आरंभ करूंगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पंजाब भूमि के क्रांतिवीर, इतिहास तरुण तुम महाज्वाल, भारत जननी के दुग्ध बिंदु ओ भगत सिंह तुम महाकाल। 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ। गांधी जी अफ्रीका में अहिंसा आंदोलन चलाकर सफल प्रयोग कर चुके थे और भारत में आकर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी कांग्रेस की अगुवाई में इस राष्ट्र का और इन सारी आंदोलनों का संचालन करने लगे। गांधी जी का पूरा स्वतंत्रता आंदोलन अहिंसात्मक रहा और 20वीं सदी के आरंभ में युवाओं का एक वर्ग स्वतंत्रता को सशस्त्र क्रांति द्वारा प्राप्त करने में जुट गया। हालांकि दोनों का उद्देश्य भारत की जनता को अंग्रेजों से मुक्त कराना था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में लगभग 6,32,000 क्रांतिकारी शहीद हुए और सरदार भगत सिंह को इन सब में सर्वोपरि माना जाता है, इसीलिए उनको शहीद आजम भगत सिंह भी कहा जाता है। जैसा कि सेठ साहब ने बताया, सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित लॉयलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। हालांकि उनका जो पैतृक गांव है खड़खड़ कला, वो भारत में स्थित पंजाब में। भगत सिंह एक किसान परिवार से थे और सिख आर्य समाजी परिवार था। उनके पिताजी का नाम किशन सिंह और माता विद्यावती कौर था, ये सभी जानते हैं। उनके दादाजी सरदार अर्जुन सिंह गदर पार्टी आंदोलन से जुड़े रहे। उनकी मां विद्यावती के लाडले थे और दादी जयकौर ने अपने पोते का नाम भागावाला रखा था, क्योंकि जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर को, उसी दिन उनके पिता किशन सिंह और चाचा सरदार अजीत सिंह जेल से रिहा हुए थे, जो कि किसी आतंकी आंदोलन के कारण जेल में थे। भागावाला से मिलता जुलता नाम ही भगत सिंह रखा गया। दादा अर्जुन सिंह ने भगत सिंह के आर्य समाज के अनुसार सारे कार्य कराए। तुझको यज्ञोपवीत देकर वह अग्नि साक्षी करके बोला, मेरा यह लाल भगत होगा, आजादी का जलता शोला। इन संस्कारों के चलते चलते भगत सिंह शुरू से ही अपने देश में अंग्रेजों के प्रति नफरत और भारतीयता के प्रति स्वाभिमान के साथ जीने की कला में लेते रहे। उनके पिता किशन सिंह लाला लाजपत राय के साथी थे और वो लगातार अंग्रेजों से लोहा लेते थे। सरदार भगत सिंह अपने माता पिता के 9 बच्चों में से दूसरी संतान थे। हालांकि इनसे बड़े जो भाई जगत सिंह थे, उनका 11 वर्ष की उम्र में किसी बीमारी में देहांत हो गया था, इसलिए भगत सिंह अपने बाकी भाई बहनों में सबसे बड़े थे। इनके और 4 भाई सरदार कुलबीर सिंह, सरदार कुलतार सिंह, सरदार राजेंद्र सिंह और रणवीर सिंह। इनकी 3 बहनें सरदारनी अमर कौर, प्रकाश कौर और शकुंतला कौर। भगत सिंह जब पैदा हुए उस समय अंग्रेजों का अत्याचार अपने चरम पर था। देश की रीढ़ की हड्डी किसानों पर की जो फसल को लूट लेते थे अंग्रेज, और जो किसान लगान ना चुका पाए उसे दाने दाने के लिए तरसा दिया जाता था। ये अंग्रेज दुष्ट पूंजीपतियों के साथ मिलकर किसानों को खून चूसा करते थे, और एक तरफ किसानों और मजदूरों के साथ ये अन्याय होता था और दूसरी तरफ देश की जनता कीड़े मकोड़ों की तरह मर रही थी। मजे की बात यह थी कि जो भी क्रांतिकारी इनका विरोध करते, उन्हें या तो फांसी के फंदों पर लटका दिया जाता या फिर जालिम अंग्रेजी हुकूमत अपनी दरंगिदगी दिखाकर उनसे अपनी भूख मिटाती। 1912 में भगत सिंह को प्राइमरी स्कूल में दाखिल किया गया और उसके बाद हाई स्कूल और फिर इंटरमीडिएट में बीए में एडमिशन दिलवाया गया भगत सिंह को लाहौर में। अब सरदार भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह को भी बहुत अच्छे संस्कार मिले थे,
जिन्होंने, अच्छा अजीत सिंह वो थे जिन्होंने अंग्रेजों के किसानों से वसूले जाने वाले कर लगान को हटाने के लिए पगड़ी समाल जट्टा के नाम से एक आंदोलन चलाया था। अब युवा पार्टी के नेता सरदार करतार सिंह सराबा को भगत सिंह अपना आदर्श मानते थे और उनका फोटो सदा अपने पास रखते थे। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें करीब 1200 लोगों को का कत्ल किया गया, सरदार भगत सिंह की सोच पर इस कांड ने बहुत प्रभाव डाला। जलियांवाला बाग की घटना के समय भगत सिंह की उम्र मात्र 12 वर्ष थी और वो घटना वाले दिन अपने स्कूल से भागकर जलियांवाला बाग पहुंचे। पुलिस और प्रशासन की नजरों से बचते बचते सरदार भगत सिंह उस नरसंहार के घटनास्थल पर पहुंचे और खून से लथपथ मिट्टी को एक बोतल में भर लिया और अपने साथ लाए। भगत सिंह उस मिट्टी पर प्रतिदिन फूल चढ़ाया करते थे। अब भगत सिंह सोचने लगे थे कि मात्र शहीदों को याद करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें स्वयं उनका मार्ग भी अपनाना पड़ेगा। भगत सिंह लाहौर कॉलेज में, नेशनल कॉलेज में से बीए कर रहे थे। वहीं पर उनकी मुलाकात सुखदेव, भगवती चरण और अन्य सेनानियों से हुई और आजादी की लड़ाई को कैसे तेज किया जाए, इसके ऊपर उनका संगठन काम करने के लिए सोचने लगा और उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर आजादी की लड़ाई में ये कूद पड़े। इस पढ़ाई को छोड़ने के बाद भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। जैसा कि सेठ साहब ने बताया कि भगत सिंह बहुत छोटी सी उम्र में ही समाजवाद से प्रेरित थे और अनेक विषयों पर की अनेक ग्रंथ, अनेक महानुभावों की किताबें पढ़ने का इन्हें शौक था। अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए वो लेनिन और उससे मिलते जुलते मार्क्स, ट्राइस्काई आदि को पढ़ते रहते थे और इन सब को पढ़ते पढ़ते भगत सिंह काफी हद तक नास्तिक बन गए थे। यहां तक कि उन्होंने अपने पारिवारिक सिख धर्म से जुड़ी मान्यताओं को भी काफी हद तक मानना छोड़ दिया था। 1922 में जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ और गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया, इससे भगत सिंह बहुत निराश हुए। उसके बाद उनका अहिंसा पर से विश्वास थोड़ा कम हुआ और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। इसके बाद वो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गदर दल का हिस्सा बन गए। जब काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी और अन्य 16 को कारावास की सजाएं मिली, तो इससे भगत सिंह बहुत ज्यादा उद्वेलित हुए और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से पूरी तरह जुड़ गए और उसे उन्होंने एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य था सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले क्रांतिकारी नवयुवकों को तैयार करना। यहां एक बात विशेष मानने वाली है कि चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और उनके साथियों को बुंदेलखंड में ले जाकर हथियारों चलाना और गोली चलाना सिखाया। भगत सिंह उस समय के युवाओं की तरह लॉन्ग शूज पहनने पसंद करते थे और बहुत खुशदिल से और गाने गाना और देशभक्ति से मिलती जुलती बातें करना उनका शौक था। अमृतसर के म्यूजियम में आज भी उनके वो लॉन्ग शूज रखे हुए हैं। चलिए, काकोरी कांड के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों की धरपकड़ को तेज कर दिया और जहां जहां उनके अपने एजेंट थे उनको इस काम में लगाया कि क्रांतिकारियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। भगत सिंह और सुखदेव लाहौर पहुंच गए। लाहौर में उनके चाचा सरदार किशन सिंह ने एक दुकान खोल दी और कहा, अब तुम यहीं रहो और दूध का कारोबार करो। भगत सिंह के चाचा और भगत सिंह के परिजन उनकी जल्द से जल्द शादी कराना चाहते थे और एक बार लड़की वालों को लेकर वो भगत सिंह के पास पहुंच भी गए। भगत सिंह को शादी पसंद नहीं थी, वो शादी नहीं करना चाहते थे और वो इस बात को सुनकर और इस बात को भांपकर अपना घर छोड़कर कानपुर चले गए जब उनके माता पिता ने उनकी शादी करने की कोशिश की। भगत सिंह का कहना था कि मेरी दुल्हन तो आजादी है। उन्होंने एक पत्र लिखा, पत्र पिता के नाम तभी तू खिसक लिया रे बलिदानी, तेरे दिल में जो धधक उठी वह आग कहां किसने जानी। वैसे भगत सिंह कागज पेन से लेकर जब दूध का हिसाब करते थे तो उनका हिसाब कभी मिलता नहीं था। कारण
उनके साथी और सुखदेव खास तौर पे दूध पी जाया करते थे। अच्छा, भगत सिंह को फिल्में देखने का बहुत शौक था और चार्ली चैपलिन उनके पसंदीदा कलाकार थे। जेब खर्च से पैसा बचने के बाद वो राजगुरु और यशपाल के साथ चार्ली चैपलिन की फिल्में बहुत देखने जाते थे और चंद्रशेखर आजाद इस बात पर उनसे बहुत गुस्सा होते थे। भगत सिंह को रसगुल्ले भी बहुत पसंद थे और वो रसगुल्ले के लिए अपने मित्रों के साथ कभी भी शाम को निकल जाया करते थे और लाहौर की गलियों में रसगुल्ले खाया करते थे। 1927 में लाहौर दशहरा बम कांड में भगत सिंह को पहली बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन जल्दी ही जमानत पर वो छूट गए। इस कांड के बाद भगत सिंह ने बहुत गीता का भी मनन किया और अन्य ग्रंथों का मनन करने के बाद उनके मन में एक विचार आया, तुमने गीता का मनन किया, गिरता गांडीव उठा फिर से, बज उठा कृष्ण का पांचजन्य, उठ खड़ा हुआ अर्जुन फिर से। इन सब बातों से भगत सिंह एकदम रिचार्ज हो गए। 1928 में जब साइमन कमीशन का बहिष्कार को लेकर भयंकर प्रदर्शन हुए और इन प्रदर्शनकारियों पर अंग्रेजी शासन ने जब लाठी चार्ज किया और इसी लाठी चार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, अब भगत सिंह से नहीं रुका गया। पापी गोरों के हाथ लुटा लाला का देशभक्त जीवन, शोकाकुल सारा देश हुआ, तू धधक रहा था मन ही मन। भगत सिंह मन ही मन बहुत जल रहे थे कि किसी तरह इसका बदला कैसे लिया जाए। अब एक गुप्त योजना के थे, उन्होंने पुलिस सुपरिंटेंडेंट स्कॉट जो इस योजना जो इस हत्याकांड के पीछे मुख्य अधिकारी था, उसको मारने की योजना बनाई। राजगुरु को भगत सिंह की पार्टी के लोग गनमैन मानते थे क्योंकि उनका निशाना बहुत सटीक हुआ करता था। सोची समझी योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। जयगोपाल ने अपनी साइकिल की चैन उतारकर वहीं एक साइड में ऐसा शो करने लगे जैसे कि उनकी साइकिल खराब हो गई है और वो उसे ठीक कर रहे हैं। गोपाल के इशारा मिलते ही ये दोनों सचेत हुए और उधर चंद्रशेखर आजाद भी एक तीसरी जगह पर खड़े होकर इन सब चीजों को देख रहे थे डीएवी स्कूल के पास। 17 दिसंबर 28 को करीब शाम को 4:15 बजे एएसपी सैंडर्स जब वहां से निकले तो राजगुरु ने सीधी गोली उनके सर पे मारी, जिससे कि वो वहीं मर गए। लेकिन इसके बाद भगत सिंह ने भी 3-4 गोलियां दागकर उनके मर जाने का पूरा बंदोबस्त किया। और जैसे ही ये लोग भाग रहे थे तो एक सिपाही चनन सिंह ने इनका पीछा करना शुरू किया। चंद्रशेखर आजाद ने उससे कहा कि आगे बढ़े तो मैं गोली मार दूंगा, ये क्रांतिकारी हैं, ये अपने ही देशभक्त हैं, अपने ही भारतवासी हैं, तो इनके पीछे मत जाओ। लेकिन वो नहीं माना और आजाद ने उसको गोली मार दी। इस तरह से इन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। हालांकि मारना तो इन्हें ऑफिसर स्कॉट को था, लेकिन गलती से इन्होंने सैंडर्स को खत्म कर दिया। अब अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह इधर उधर चले गए और अंग्रेजी पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए चारों तरफ अपने जाल बिछा दिए। बाद में कानपुर ये पहुंच गए और प्रताप नागर नामक एक अखबार में रिपोर्टर बन गए, जहां गणेश शंकर विद्यार्थी उस अखबार में का संचालन करते थे। कुछ दिन गणेश शंकर के संग साये में छिपकर काम किया, बलवंत सिंह बन पत्रकार, तुमने प्रताप में नाम किया। बलवंत सिंह के छद्म नाम से ये वहां पर करते रहे। हालांकि बाद में जब इनका मन नहीं लगा तो विद्यार्थी जी ने इन्हें कानपुर के पास एक स्कूल में हेडमास्टर अपॉइंट करा दिया। भगत सिंह ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने बाल और दाढ़ी कटवा दी। वैसे तो बाल और दाढ़ी कटवाना सिख समुदाय के लिए बहुत कठिन है, लेकिन देश प्रेम के आगे भगत सिंह को कुछ नहीं दिखता था। अब सैंडर्स की मृत्यु ने पूरे देश में खलबली मचा दी और पुलिस भगत सिंह और आजाद और राजगुरु को ढूंढने में लग गई। भगत सिंह ने वहां से फिर कहीं और जाने के लिए अपनी दाढ़ी साफ करा ली और विलायती टोपी और ओवरकोट पहनकर बिल्कुल अंग्रेज अफसर की तरह बन गए और क्रांतिकारी भगवती चरण की पत्नी दुर्गा भाभी जो उनकी पत्नी के वेश में थी और राजगुरु
जो एक नौकर के वेश में थे उनको साथ लेकर कलकत्ता के लिए निकल लिए। ये दुर्गा भाभी वही है जो यहीं गाजियाबाद के राजनगर में रहती थी और नवयुग मार्केट में जिनके नाम पर दुर्गा भाभी चौक भी है। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि दुर्गा भाभी हमारे अपने शहर में रही। उधर चंद्रशेखर आजाद साधु का वेश बनाकर वहां से लाहौर के लिए निकल लिए। भगत सिंह कलकत्ता पहुंचे और कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेसियों की अर्ध स्वराज्य की मांग सुनकर बहुत निराश हुए। उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए पूरे भारत से क्रांतिकारियों को नियुक्त करना और हथियार और बम बनाने का काम शुरू करने की प्लानिंग की। इस कार्यवाही में चंद्रशेखर आजाद ने भी उनकी पूरी सहायता की। भगत सिंह रूस की क्रांति के प्रणेता लेनिन के विचारों से बहुत प्रभावित थे। अंग्रेजों को डराना और क्रांतिकारियों की ताकत का एहसास कराना उनके हिसाब से बहुत जरूरी था और इसके लिए भगत सिंह ने एक बड़ा फैसला किया और आगरा में लाला छन्नोमल के मकान को किराए पे लिया। इस कमरे में बैठकर भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ने का प्लान बनाया और इसी कमरे का किराया उस समय भगत सिंह 2.5 रुपए महीना दिया करते थे। भगत सिंह और सारे क्रांतिकारियों ने यहीं बैठकर बम बनाने की पूरी रचना की और बम बनाना तो पूरा कर लिया। इधर सैंडर्स की हत्या के करीब 1 साल बाद क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत के सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके। बम इस तरह का बनाया गया था कि जिससे कि उससे जान माल की हानि ना हो और ऐसी जगह फेंका गया कि जिससे कि उस स्थान पर कोई हताहत ना हो। बम फेंकने के बाद दोनों ने वहीं पर अपनी गिरफ्तारी भी दे दी। वास्तव में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा असेंबली हॉल में बम बनाने के लिए बटुकेश्वर दत्त के साथ पहले किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, लेकिन जब सुखदेव ने भगत सिंह को कायर और डरपोक कहा तो इसके बाद भगत सिंह ने खुद जाने के लिए अपने आप को तैयार किया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक हुकूमत, अंग्रेजी हुकूमत, जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था कि जिसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी से नहीं होता, इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवा से भयभीत थी। भगत सिंह को जेल में डाल दिया गया और वो 716 दिन जेल में रहे और करीब, जैसा कि सेठ साहब ने बताया, 300 से ज्यादा किताबों का वो अध्ययन लगातार करते रहे। लाहौर की एक लाइब्रेरी में किताबें खत्म हो गई, लेकिन भगत सिंह का पढ़ना समाप्त नहीं हुआ। इस दौरान वो लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार भी व्यक्त करते रहे और अध्ययन भी अपना करते रहे। इस दौरान उनके लिखे हुए लेख और सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों का दर्पण है और जिनको सरकार द्वारा असेंबल कर प्रकाशित भी किया जा रहा है। अपने लेखों में उन्होंने पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया। भगत सिंह का कहना था कि मजदूरों का शोषण करने वाला, चाहे वो भारतीय हो या अंग्रेज, वो उनका शत्रु है। उन्होंने अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा था, मैं नासिक क्यों हूं, और इसमें उन्होंने भारत माता के प्रति अपने प्रेम और बाकी प्रत्येक वस्तु को सेकेंडरी बताने का प्रयास किया। अपने अधिकारों और अपने मिल सुविधाओं के लिए भगत सिंह ने 14 जून 1929 से लेके 114 दिन तक भूख हड़ताल की। आप सोचिए, 114 दिन तक भूख हड़ताल। उनके एक साथी यतीन्द्र नाथ दास 63 दिन बाद 13 सितंबर 1929 को भूख हड़ताल में उन्होंने प्राण त्याग दिए। यह भूख हड़ताल 5 अक्टूबर 1929 को समाप्त हुई। भगत सिंह और बीके दत्त 114 दिन भूखे रहे। आश्चर्य की बात यह भी है कि इस दौरान वे अपना बाकी सभी काम नियमित रूप से करते रहे, जैसे गायन, पाठन, किताबों का पढ़ना, लेखन, प्रतिदिन कोर्ट आना और बाकी अन्य अपने नित्य कर्म करना। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F और आईपीसी की धारा 120 भी किसी अपराध को मिलकर करने के लिए अपराधी सिद्ध कर दिया।
7 अक्टूबर 1930 को अदालत ने 68 पेजों का एक निर्णय दिया और उस निर्णय में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनाई जाने के साथ ही लाहौर में, पूरे लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफी के लिए प्रीवी काउंसिल में अपील दायर की गई, लेकिन वो अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। भगत सिंह के पिता ने भी एक एप्लीकेशन फाइल की सरकार के सामने के जिसमें उन्होंने भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारियों को की सजा माफी की अपील की। इस पर भगत सिंह ने कहा था, तुम पिता नहीं हो भारत हो, अपने भारत का ध्यान करो, हंस हंस जो फांसी चूम रहे उन बेटों पर अभिमान करो। आप सोच सकते हैं किस तरह के विचार थे उनके। भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी की सजा टाली जाए। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफी के लिए 14 फरवरी 1931 को एक अपना प्रत्यावेदन दिया और अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए वायसराय से कहा कि आप अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करिए और मानवता के आधार पर इस फांसी की सजा को माफ कर दिए। अनेक किताबों का अध्ययन करने के बाद मैंने ये भी देखा कि बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय ने लॉर्ड इरविन के सामने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रोकने के लिए मर्सी पिटीशन दायर की कि उन्हें फांसी ना दी जाए या कुछ सजा क्यों की जाए। तब लॉर्ड इरविन ने मालवीय जी से कहा था कि आपको इस पिटीशन के साथ कांग्रेस के कम से कम 20 सदस्यों के पत्र लाने होंगे। और जब मालवीय जी ने इस बारे में बातें की तो बहुत ज्यादा लोगों ने इसके बारे में अपनी सहमति नहीं दी। प्रोफेसर कपिल कुमार की एक किताब है, उसमें उन्होंने गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था और गांधी जी ने 17 फरवरी 31 को वायसराय से कहा था कि इन बच्चों की फांसी की सजा माफ कर दो। भगत सिंह से माफीनामा लिखवा के ले आओ, ये वायसराय ने जब कहा तो गांधी जी ने कहा कि मैं इस बारे में भगत सिंह से पूछकर आपको जवाब दे सकता हूं। और गांधी जी ने तुरंत एक टेलीग्राम एडवोकेट तेज बहादुर सप्रू थे बंगाल में, उनको लिखा कि जाके भगत सिंह से तुरंत मिलो और उसे ये एश्योर करो कि तुम तीनों की फांसी की सजा माफ हो जाएगी, केवल आप एक फॉर्मल माफीनामा लिख दो। एडवोकेट तेज बहादुर सप्रू भगत सिंह से मिले। 2-3 दिन तक उन्होंने भगत सिंह को समझाने की कोशिश की, लेकिन भगत सिंह ने माफीनामा देने या इससे संबंधित कोई भी रिक्वेस्ट करने से साफ मना कर दिया। हालांकि वायसराय ने कहा था कि यदि माफीनामा आप लिखवा दोगे तो हम कैबिनेट में रखकर इसे आवश्यक आदेश पास करा देंगे। यह सब भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए। 22 मार्च 1931 को भगत सिंह ने अपने साथियों के लिए एक खुला पत्र लिखा था, जो काफी हद तक इन सब चीजों को क्लियर करता है कि भगत सिंह ने लिखा था कि स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए, जिसे मैं छुपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं कैद या पाबंद होकर नहीं जीना चाहता। दिलेरी के साथ हंसते हंसते मेरे फांसी पर चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने के लिए तैयार करेंगी और देश की कुर्बानी के लिए कुर्बानी देने वालों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शक्तियों के मुद्दे की बात नहीं रहेगी और अंग्रेजों को मजबूर होकर हमें आजादी देनी पड़ेगी। लेकिन एक अफसोस मुझे रहेगा कि मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उसका 1000वां भाग भी मैं पूरा नहीं कर सकता। इस तरह के विचार थे। भगत सिंह तथा इनके 2 साथियों सुखदेव और राजगुरु को 24 मार्च 1931 को 6 बजे प्रातः फांसी देना तय किया गया था। जैसे कि उस समय की परिपाटी थी और आजकल भी परिपाटी है कि किसी भी व्यक्ति को फांसी सुबह प्रातः काल की वेला में ही दी जाती है और समस्त पूरे संसार में ये एक प्रथा थी। लेकिन अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उन्होंने इन तीनों को 11 घंटे पहले 23 मार्च की शाम 7:30 बजे फांसी पर चढ़ा दिया। 23 मार्च को शाम जब भगत सिंह और इनके दोनों साथियों को लाहौर जेल में फांसी के लिए कहा गया, तो फांसी से जाने से पहले भगत सिंह ने कहा
क्या यदि मेरी, जब इनसे पूछा गया कि आपकी कोई इच्छा है, आखिरी इच्छा है तो बताओ, तो उन्होंने कहा कि मैं ये लेनिन की जीवनी पढ़ रहा हूं, मुझे ये पूरी पढ़ने का समय दे दिया जाए। कहा जाता है कि जेल अधिकारियों ने इनकी इस बात को मान लिया, और जब बाद में इनका फांसी का वक्त आया तो इन्होंने कहा कि चलिए, लेकिन एक मिनट ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। इसके बाद उन्होंने वो किताब एक तरफ रख दी और बोले चलिए। फांसी पर जाते समय ये तीनों, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, गाना गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आप सोचिए, भगत सिंह की उम्र महज 23 साल थी। हालांकि ये जो गीत है मेरा रंग दे बसंती चोला, इसकी तुकबंदी 1927 में मुख्य रूप से शहीद राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और उनके अन्य साथियों ने जेल में रखी थी, क्योंकि ये सब उस समय काकोरी कांड के आरोपी थे। बसंत का मौसम था, क्रांतिकारी साथियों ने बिस्मिल से कहा कि बसंत में कुछ लिखो, और साथियों ने उसको धीरे धीरे मूल रचना को कुछ संशोधित भी किया। मूल रचना जो 1927 में इन क्रांतिकारियों ने लिखी थी वो कुछ इस तरह की थी, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, इसी रंग में गांधी जी ने नमक पे धावा बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, इसी रंग में वीर शिवा ने माँ का बंधन खोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, इसी रंग में भगत दत्त ने छोड़ा बम का गोला, बटकेश्वर दत्त, मेरा रंग दे बसंती चोला, और इसी रंग में बिस्मिल अशफाक ने सरकारी खजाना खोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। उपरोक्त गीत भगत सिंह का अंतिम गान के रूप में साप्ताहिक अभ्युदय के 1931 के अंक में भी प्रकाशित हुआ था। भगत सिंह को गीत बहुत पसंद थे और वो किताबें पढ़ते पढ़ते कई बार गीत गाने लगते थे, और आसपास के बंदी जो क्रांतिकारी थे वो भी गीतों को, विशेषकर इसी गीत को गाते रहते थे और इसमें कुछ ना कुछ अपना परिवर्तन करते थे। जिस गीत से अधिकतर लोग परिचित हैं वो 1965 की हिंदी फिल्म शहीद का गीत है, जिसे गीतकार संगीतकार प्रेम धवन ने लिखा है, मेरा रंग दे बसंती चोला जो फिल्म में था। भगत सिंह पर फिल्म बनाने से पहले मनोज कुमार अपनी पूरी टीम को लेकर भगत सिंह के गांव उनकी मां से मिलने गए थे। इस फिल्म के गीतकार संगीतकार प्रेम धवन भी इस दल के साथ थे। प्रेम धवन ने शहीद भगत सिंह की मां से मिलने के पश्चात और उनकी बातों से प्रेरित होकर रंग दे बसंती चोला लिखा। 23 मार्च 1931 का वो दिन जब भारत माता के 3 लाल हंसते हंसते देश पर कुर्बान हो गए, और जेल के नियम के हिसाब से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी से पहले स्नान कराया गया। तीनों को नए कपड़े दिए गए और सलाखों के पीछे जो अन्य कैदी थे वो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। हंसते मुस्कुराते तीनों भगत सिंह, तीनों जियाले भगत सिंह की आवाज में आवाज मिला रहे थे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। फांसी पर पहुंचने से पहले, फांसी के तख्ते पर पहुंचने से पहले जेल के वार्डन भगत सिंह ने कहा कि वाहे गुरु की प्रार्थना कर लो, लेकिन भगत सिंह ने जो इसका जवाब दिया वो वास्तव में बहुत, हम और आप भी सुनकर हमारे को सिरसिरी आ जाती है। भगत सिंह बोले कि सरदार जी, मैंने पूरी जिंदगी तो कभी उस वाहेगुरु को याद नहीं किया, अब जब मौत खड़ी है तो प्रार्थना करूं, वो क्या कहेंगे कि एक कायर इंसान है, इसलिए मैं अपनी राय नहीं बदल सकता। कहा जाता है कि तीनों को फांसी देने के बाद ये जेल वार्डन बैरक की तरफ भागा और फूट फूट कर रोने लगा था। उसने कहा था कि 30 वर्ष के सफर में उसने कईयों को फांसी दी है और कईयों को फांसी देखी है, लेकिन फांसी के फंदे तक इस बहादुरी के साथ जाते हुए वो पहली बार किसी को देख रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, गले लगा लिया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो, यह उनके द्वारा ब्रिटिशों के खिलाफ अंतिम नारा था। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन ना भड़क जाए, या इसके डर से अंग्रेज बहुत डर गए थे और कहीं भगत सिंह के शव के साथ लोग कोई प्रोसेशन ना निकालें या कोई जुलूस ना निकालें,
इसलिए अंग्रेजों ने लाहौर से करीब 40 मील दूर फिरोजपुर के पास इनकी बॉडी को ले गए और वहां घी या मिट्टी के तेल कहा जाता है कि डालकर इनको जलाया जाने लगा। जब आसपास के लोगों ने जलती आग देखी तो इससे डरकर अंग्रेज इन लाशों को अधजला छोड़कर भाग गए। जब उन्होंने गांव वाले वहां आए तो उन्होंने सारे टुकड़ों को एक जगह एकत्रित किया। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने सतलुज नदी में भी फेंक दिया था और वहां से कुछ गांव वालों ने उन्हें इकट्ठा किया। खैर जो भी बात हो, गांव वालों ने मिलकर इन सबको इकट्ठा किया और भगत सिंह का और बाकी दोनों का अंतिम संस्कार विधिवत किया। इसके बाद लोग अंग्रेजों के साथ साथ गांधी जी को भी इनकी मौत का जिम्मेदार समझने लगे और इसी कारण जब गांधी जी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे तो लोगों ने उनको काले झंडे दिखाए। एक आध जगह पर गांधी जी पर हमला करने की योजना हुई, लेकिन सादी वर्दी में क्योंकि उनके साथ पुलिस वाले चल रहे थे उन्होंने उनको की रक्षा कर ली। एक और पहलू, भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी और संस्कृत के साथ साथ बंगला भी बहुत अच्छी आती थी। बंगला बटुकेश्वर दत्त ने सिखाई थी। भगत सिंह को विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उद्वेलित हो जाएगी और ऐसा उनके जिंदा रहने से शायद ना हो पाए। और यह भी एक कारण था कि उन्होंने मौत की सजा सुनाने के बाद भी माफी नामा लिखने से मना कर दिया। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में जो जो दिशा निर्देश अपने इन भाइयों के लिए या अपने जितने भी ये आंदोलनकारी थे इनके लिए लिखा था, निर्देश दिए थे, भगत सिंह ने उनका अक्षर से पालन किया। उन्होंने अंग्रेज सरकार को एक पत्र भी लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों के युद्ध का प्रतीक एक युद्धबंदी समझा जाए और यह बेहतर होगा कि फांसी देने के बजाय उनको गोली से उड़ा दिया जाए। फांसी से पहले 3 मार्च को उन्होंने अपने भाई कुलतार सिंह को पत्र लिखा था, जो कि उससे 2-3 दिन पहले इनकी माताजी और कुलतार भगत सिंह से मिलने आए थे जेल में। वो पत्र भी काफी सोचने वाला है। भगत सिंह ने लिखा था सेंट्रल जेल लाहौर 3 मार्च 1931। अजीज कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख हुआ। आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था, तुम्हारे आंसू मुझसे सहन नहीं होते। बरखुरदार, हिम्मत से शिक्षा प्राप्त करो और अपनी सेहत का ध्यान रखो, हौसला रखना। और मैं क्या कहूं, भगत सिंह को शेरो शायरी का भी बहुत शौक था और कुंवर प्रताप चंद्र आजाद का शेर उन्हें बहुत प्रसिद्ध थे। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा, एक शेर लिखे थे, उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है। तर्जे जफा मतलब जुल्म। अंग्रेजों के लिए लिखा, उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें, दहर मतलब संसार या ये दुनिया, दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्या गिला करें। चरख का मतलब ये आसमां। दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्या गिला करें, सारा जहां अदू सही, मतलब सारा जहां चाहे हमारा विरोधी हो जाए, दुश्मन हो जाए, सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। हालांकि बाद में बहुत लोगों ने इसको शहीद आजम भगत सिंह के ही शेरों के नाम से कोट किया। भगत सिंह ने एक और शेर लिखा, ब्रजनारायण चकबस्त जो मशहूर शायर थे उसमें उनका, कि डियर कुलतार, रहेगी आबो हवा में ख्याल की बिजली। इस सारे एटमॉस्फेयर में हमारे ख्यालों की बिजली रहेगी। ये मुश्ते खाक है फानी, मतलब मीन्स ये हमारे जो ह्यूमन बीइंग है ये तो फानी है, मिट जाएगी। रहेगी आबो हवा में ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे ना रहे। अच्छा रुखसत, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, हिम्मत से रहना, नमस्ते, तुम्हारा भाई भगत सिंह। तो इस तरह से भगत सिंह ने जब भी जो भी लिखा वो बहुत सोच समझकर और देश की आजादी के लिए जो पॉसिबल हो सकता था उसको ध्यान में रख के किया। इन जोशीली पंक्तियों से उनके शौर्य का भी अनुमान लिया जा सकता है। जब सर्वप्रथम वो चंद्रशेखर आजाद से मिले थे और उनके संगठन में शामिल हुए थे तो उन्होंने जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखकर कसम खाई थी
कि उनकी जिंदगी देश पर ही कुर्बान होगी, और उन्होंने जिंदगी भर ये कसम निभाई। भगत सिंह का कहना था कि किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वे तो बहुत बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिनको भयभीत करना या भयभीत होना आता ही नहीं है, और जो विचार कम और हर चीज का एक्सपेरिमेंट अनुभव अधिक करते। भगत सिंह क्रांतिकारी देशभक्त ही नहीं, बल्कि एक अध्ययनशील विचारक, कलम के धनी, दार्शनिक, चिंतक, लेखक, पत्रकार और महान प्राणी थे। 23 वर्ष की छोटी सी आयु में फ्रांस, आयरलैंड और रूस की क्रांतियों का उन्होंने विशद अध्ययन किया। जैसा कि मैंने बताया, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, बंगला, आयरिश भाषा के वो बहुत चिंतक थे, और भारत में समाजवाद के वो पहले व्याख्याता थे। भगत सिंह बहुत अच्छे वक्ता थे, पाठक और लेखक भी थे। उन्होंने अकाली और कीर्ति नामक 2 अखबार थे, उनका संपादन किया। उन्होंने कई पत्रिकाओं में लिखा, और संपादक भूपेंद्र हुजा ने एक शहीद की जेल नोटबुक के नाम से भगत सिंह की एक किताब प्रकाशित की। सरदार भगत सिंह, पत्र और दस्तावेज, यह संकलन वीरेंद्र संधू ने किया। भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज, ये चमन लाल ने इसका संपादन किया। भगत सिंह जेल में करीब 2 साल रहे, और लगातार अपने लेख लिखकर वो अपने विचार व्यक्त करते रहे। उनके सारे लेख और पत्र आज भी एक हमारे लिए बहुत सोचने की चीज है। यह भी कहा जाता है कि भगत सिंह ने फांसी पर जाने से पहले, लेनिन से पहले, राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी पढ़ी थी। राम मनोहर लोहिया इस देश के बहुत बड़े नेता रहे हैं। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को हुआ था, और 1931 को जब 23 मार्च 1931 को जब इन तीनों शहीदों को फांसी के पे लटकाया गया, तो राम मनोहर लोहिया ने उस दिन के बाद से जिंदगी भर अपना जन्मदिन नहीं मनाया, क्योंकि उनका कहना था कि मेरा जन्मदिन नहीं, ये उन शहीदों का शहादत दिवस। भगत सिंह ने समाज को उद्वेलित करने के लिए अनेक नारे दिए, जो कि इंकलाब जिंदाबाद तो उनका सदाबहार नारा था। अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भी जानी चाहिए, यह भी उनका एक बहुत बड़ा विचार था। राख का हर कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। आप सोचिए किस तरह के विचार थे उनके, और किस तरह के नारे वो देते थे। जरूरी नहीं था कि क्रांति में अभिशप्त संघर्ष शामिल हो, ये बम और पिस्तौल का पंथ नहीं है, इसके लिए वैचारिक क्रांति बहुत आवश्यक है। बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवारें विचारों के धार बढ़ाने वाले पत्थर पर रगड़ी जाती हैं। किस तरह के विचार थे उनके। और उनका कहना था कि क्रांति मानव जीवन का एक अपरिहार्य अधिकार है, और स्वतंत्रता सभी का एक कभी ना होने वाला, खत्म होने वाला जन्म सिद्ध अधिकार है। निष्ठुर आलोचना और स्वतंत्र विचार, ये क्रांतिकारी सोच के 2 अहम लक्षण हैं। भगत सिंह कहते थे कि मैं एक मानव हूं, और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है मुझे उससे मतलब है। प्रेमी, पागल और कवि, ये एक ही चीज के बने होते हैं, ये भगत सिंह का विचार था। भगत सिंह के बारे में जब ये सारी बातें चल रही थी, तो एक बात सामने आई थी कि भगत सिंह का जो मुख्य नारा था, मुख्य जो उनका गाना था, मेरा रंग दे बसंती चोला, जिसे के बाद में मनोज कुमार ने अपने फिल्म में भी लिया था। मैं चाहता हूं कि उस गाने की 2 लाइनें गुनगुनाकर आज के इस कार्यक्रम को हम शहादत को करें। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला।
दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। अब मैं 2 लाइनें जो उनके बारे में बहुत ज्यादा वो रहेंगी, भगत सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में। आने वाला भारत तेरी साहस गाथाएं गाएगा, हर देशभक्त तेरी यादें गर्वित हो हृदय बसाएगा। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय श्री भाग्येश शर्मा जी, हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आपने पूर्व में भी धर्म चक्रवर्ती श्री चित्रकूट मिताश्वर स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज का जीवन वृत्तांत एवं संदेश सुनाया। आपने 15 अगस्त को भी आपने काफी सुंदर गीत जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी का सुंदर गीत सुनाया था। और आपने आदरणीय दिग्विजय सिंह से आपके निवेदन पर उन्होंने कहा था कि माह में एक दिन क्रांतिकारी का विषय लिया जाए, और उसमें आपने पहला क्रांतिकारी का जो परिचय लिया उसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जीवन वृत्तांत सुनाया। आपकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि आपने किसी भी किताब को पढ़कर नहीं सुनाया और एक्शन पर होकर आपने उस विषय को जिया और उसी में आपने अपनी कृति करी। और आपने बहुत सही कहा कि आने वाले इस वक्त के अंदर जो क्रांति होगी वो वैचारिक क्रांति होगी, ना लहू काम करेगा ना लोहा काम करेगा, विचारों से विचार ही कटेंगे। और आने वाले प्रत्यक्ष में हम देख भी रहे हैं वो विचार करते हैं। एक तो बहुत इतना सुंदर विवेचन ऐसा लग रहा था कि भगत सिंह जी ही बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी कहानी को इस तरीके से याद रखना, बगैर कामा फुल स्टॉप के लगातार बोलते रहना, और जब हम लोगों ने रोका तभी रुके, इसका मतलब है ऐसा है कि भगत सिंह जी की आत्मा इन्हीं के अंदर आ गई। भागी शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात। धन्यवाद। मैं श्री भागी शर्मा जी का बहुत ही अनुग्रहित हूँ, धन्यवाद देता हूँ उन्हें। ये वास्तव में जो क्रांतिकारी हैं या शहीदत माने जाते हैं, अमर माने जाते हैं। मेरा मानना आज के विचार से या सदैव से यही है क्रांतिकारियों के बारे में, या ऐसे जो भी उद्वेलित करने वाले महापुरुष हैं उनको बार बार पढ़ा इसलिए जाना चाहिए कि हमारे सामने एक विचार आता है, हमारे मन में एक विचार आता है। बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला सभी के मन को एकदम उद्वेलित करता है। तो ये हमारे लिए ही नहीं, जितने भी युवा वर्ग है कोर्स के रूप में, विचारों के रूप में उनके आना चाहिए, जिससे कि वो राष्ट्र के बारे में सोच सके। असली बात है हमारा राष्ट्र प्रेम, जिसके लिए आजकल एक बहुत ही अप संस्कृति चल रही है
कि हम अपनी ही बुराई करने में बड़े खुश होते हैं, तो उसको ये नष्ट करेगा। तो मैं इस प्रयास को बहुत ही प्रशंसनीय मानता हूं, और हमको अपने देश के वीरों के बारे में सदैव उनके ऋणी तो हैं ही, याद भी करते रहना चाहिए, जिससे उसके ऊपर चल सके। धन्यवाद बहुत बहुत। जेपी आष्टी साहब कहना चाह रहे हैं? जी सर। 1930 में भगत सिंह गए, कितना बड़ा दर्शन अपने पीछे छोड़ के गए कि क्रांतियां मनुष्य जीवन का अनिवार्य अंग है। जब तक मनुष्य जीवन का सृष्टि का क्रम चलेगा, क्रांति होती रहेगी, स्वरूप उसका कुछ और हो। आज के जमाने में जब सारे संस्कार और दूसरी चीजें कम हो रही हैं, तब केवल बिना शस्त्रों की, बिना फांसी पर जाए अगर कोई क्रांति काम कर सकती है तो वह है विचारों की क्रांति। और इसलिए विचार क्रांति के क्षेत्र में जो काम किया जाएगा, देर अबेर थोड़ा देर लगेगी, लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन अंतिम रूप में उनको वहीं पर आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं वागीश जी को। बहुत ऐसा, जैसा कि अभी सेठ साहब ने बताया, ऐसा लगा कि जैसे हम रूबरू हो रहे हों भगत सिंह से, बस इससे ज्यादा नहीं। अगर इसके बाद भी आदमी उत्तेजित नहीं हुआ तो आप समझ लीजिए, उत्साह नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि आदमी सोया नहीं, मृत समान। धन्यवाद। विचारों की क्रांति के लिए तो महर्षि अरविंद जी ने पहले ही 112वां 115वां एपिसोड चल रहा है, इन्होंने पहले से ही ठान रखी है कि बहुत सारे भगत सिंह ये पैदा करेंगे। 128वां है सर आज। हाँ, 128वां जी। और मैं अरविंद भाई साहब तो कुछ संकोचित स्वभाव के हैं। अब 20 अक्टूबर, अगले महीने के 20 अक्टूबर को चंद्रशेखर आजाद के जीवन चरित्र पर भी भाई साहब ने मुझे अधिकृत किया है कि आप चंद्रशेखर आजाद का चरित्र लेकर आएंगे, और नवंबर के लिए भी जो ये कहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। बहुत आनंद आया सुन के, तो ऐसा लगा क्योंकि ये एक्चुअली हम उसी ऐसे परिवार से ही, हमारे ग्रैंडफादर पंडित भगतराम ऋषि वो भी इसी क्रांतिकारियों में थे। जैसे भगत सिंह जी ने अपना भेष बाल कटवा लिए थे और उल्टा किया, हमारे ग्रैंडफादर ने दाढ़ी वाल रखवा ली थी। तो मैंने सुना है कि उनके भगत सिंह जी के चाचा कृष्ण सिंह जी, वो हमारे घर भी आते थे दसुआ में। तो बहुत आनंद आया, थोड़ी थोड़ी बातें मैं सुनता था उनके जमाने में। और लाला लाजपत राय के साथ हमारे ग्रैंड स्टेज से बोला करते थे। और उसके बाद जब क्रांतिकारी हुई तो हमारे ग्रैंडफादर बिल्कुल इन्वॉल्व हो गए थे, गवर्नमेंट सर्विस में थे, इसलिए उनको भेष बदलना पड़ा। उनका वारंट वगैरह भी निकला था, लेकिन वो जान पहचान के थे, ऋषि राम भगत राम ऋषि की जगह उल्टा दिखा दिया। तो ये सुन के बहुत हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। इस तरह भागेश ने बताया, जैसे बिल्कुल ये उनके दोस्त उनके साथ ही जैसे इन्होंने काम किया, उस भाव से इन्होंने बताया। और बिल्कुल हम लोगों में भी जोश भरा हुआ है। लेकिन जैसे कहा भाई, ये आप विचारों की क्रांति होगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम 2-4 जितनों को भी हम पहले तो अपने आप को बदलें, फिर समाज को बदलने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद सबका कि ये एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ एक दूसरे से आदान प्रदान होता है विचारों का। बहुत आनंद होता है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने अभिव्यक्त किया वो किसी किताब के एक पन्ने को पढ़ करके नहीं बताया है, उसको अपने आचरण में, अपने रोए रोए में उतार करके बताना चाह रहे हैं। तो हमारी सारी शुभकामनाएं आदरणीय भागेश शर्मा जी के साथ में है। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।